फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नोकझोंक ऑडियो लव स्टोरी में। आप सुन रहे हैं आई लव यू मिस्टर डेविड। अगर इससे पिछले वाले भाग आप सब ने नहीं सुने हैं तो उसे ज़रूर सुने। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आप सब ने सुना फाइनली 5 दिनों के बाद ऑफिस खुलता है और सभी बहुत ही जोर शोर से ऑफिस जाते हैं। रुद्र भी ईसा के साथ ऑफिस जाता है। अब आगे बानी थाने से निकलकर मयंक को फोन करके सभी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, मैं पता करता हूँ। अगर तुम्हारी माँ सावित्री मेंटल असाइनमेंट में होगी या भागी होगी तो भी मैं पता कर लूँगा कि वो कहाँ है। ओके भाई, कहकर बानी ने फोन काट दिया और वहीं सड़क के किनारे एक लकड़ी के बेंच पर बैठ गई। आप कहाँ हैं माँ? उस दिन लगा था कि आप मुझे मिल ही गई। कब मिलेंगी आप मुझे? फिर वो मन ही मन सोचने लगी, मुझे अभी वीर सर से दूरी नहीं बनानी चाहिए। अगर गुजराल को फांसी हो भी गई तो वो आदमी मेरी हेल्प कर सकता है। क्या हुआ, मैं उससे प्यार नहीं करती। उनकी आंखों में मेरे लिए भर भर कर प्यार दिखता है और शायद वो मेरे प्यार के लिए कुछ भी कर सके। सोचते हुए वाणी भारी मन से उठी और ऑफिस जाने के लिए ऑटो रिक्शा को हाथ देकर रोक दिया। इधर ईसा जैसे ही ऑफिस पहुंची, बॉडीगार्ड पूजा उसे रिसीव करने गई थी। रुद्र ने भी ईसा को पूजा के साथ जाने को कहा। ईसा लिफ्ट से ऊपर पहुंची तो कोई भी वहां नहीं था। कॉन्फ्रेंस रूम से आवाज आ रही थी तो ईसा धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ गई। रॉनी रुद्र के पीछे पीछे मीटिंग की डिटेल्स बताते हुए चल रहा था। वो आकर अपने केबिन में बैठ गया। उसके थोड़ी ही देर बाद अंजना आई। बॉस, सारे अरेंजमेंट हो गए हैं, आप देखना चाहेंगे? आप जाइए, मैं आता हूँ। रुद्र ने अंजना को बिना देखे ही कहा। ओके बॉस, कहते हुए अंजना वहाँ से चली गई। रुद्र जब कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। सभी कलीग्स मिलकर ईसा को अपने कंधे पर उठा रखा था और जोर जोर से ईसा ईसा कह रहे थे। रौनी कुछ बोलने को हुआ, तभी रुद्र ने उसे रोक दिया, क्योंकि इस वक्त ईसा के चेहरे की खुशी उसे सुकून दे रही थी। वो ईसा को देख रहा था। फिर ईसा ने कहा, अरे मुझे नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगी। चिराग, शंकर और करण तीनों आते हुए बोले, अजी हमारे रहते आप कैसे गिर जाएंगी? हम आपको गिरने नहीं देंगे, हमारी तो नाक ही कट जाएगी। करण और चिराग ईसा को बाजू से पकड़कर नीचे उतारते हैं। ईसा डर के कारण जोर से करण को पकड़ लेती है और ये देखकर आपको तो पता ही होगा कि रुद्र को बुरा लगता है। करण ने बड़े ही आराम से ईसा को नीचे उतारा। ईसा की नजर जब अर्चना पर पड़ी तो वो उदास थी। ईसा को समझ में आ गया कि वो अभी भी गिल्टी फील कर रही है। ईसा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था यार, मुझे कहाँ कुछ हुआ है, देखो मैं ठीक हूँ। कहते हुए ईसा अपना सूट पकड़कर गोल गोल घूमने लगी। ईसा के आने से आज ऑफिस में अलग ही महफिल जमी थी। तभी वहां अंजना आ गई और उसने रुद्र को दरवाजे पर खड़ा देखा तो वो समझ गई कि ये लोग अपना काम खत्म करके अपने नौटंकी वाले काम करने लगे हैं। वो रुद्र के बगल से अंदर आई। शांत हो जाइए आप लोग, कोई तमीज ही नहीं है। बॉस कब से दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन आप सबको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इतना सुनते ही सब स्टेच्यू बनकर खड़े हो गए। रुद्र ने अपनी नजर अंदर की सजावट पर डाली। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम का काया पलट हो गया था। सच में इन बंडमरों ने बहुत ही अच्छा काम किया था, ये तो मानना पड़ेगा। ये जो है वो दिखाते नहीं है। रुद्र मन ही मन खुश हो रहा था। पूरे कॉन्फ्रेंस रूम को सादगी के साथ हल्का डेकोरेशन में इंडियन कल्चर का लुक देकर सजाया गया था। प्रोजेक्टर स्क्रीन को सफेद फूलों से बने हार्ट शेप डिजाइन के बीच रखा गया था। वहीं दीवार पर बुद्ध की मूर्तियां सजाई गई थी। कुल मिलाकर जो भी इस रूम को देखता मंत्र मुग्ध हो जाता। सभी लोग डर रहे थे, पता नहीं बॉस को ये पसंद आएगा या नहीं। तभी रुद्र की हल्की सी आवाज उस कॉन्फ्रेंस रूम में गूंजी, मुझे पसंद आया। ये देखकर सभी खुश हो गए और सबके चेहरे पर लंबी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि रुद्र को खुश करना मतलब पहाड़ की चोटी पर गुलाब उगाना था। रुद्र वहीं चेयर पर बैठ गया। वहां लगभग सब तैयारी हो चुकी थी। रुद्र ने अपना मास्क नहीं लगाया था और ऐसा बहुत ही कम होता है।
सभी रुद्र को ध्यान से देख रहे थे। रुद्र ने रोनी को देखा तो रोनी ने कहा, वीर सर जा चुके हैं होटल उन्हें लाने के लिए। थोड़ी देर में बस यहाँ पहुँचने वाले हैं, हमें भी नीचे चलना चाहिए। रुद्र बिना कुछ बोले कुर्सी से उठ गया और सबको एक नज़र देखकर बोला, आप लोग भी अपना हुलिया ठीक कर लीजिए, आते ही मीटिंग स्टार्ट होगी। रुद्र के जाते ही सभी लोग अपने काम में लग गए। हाँ यार, इतना काम करते करते पसीना भी आ गया है, चलो थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, कहते हुए सभी अपने अपने केबिन में चले गए। बाणी भी बेमन से ऑफिस पहुंची। वो अभी इंटरेस्ट पर पहुंची ही थी कि वीर की गाड़ी वहां आकर रुकी। उसके पीछे और भी बॉडीगार्ड की गाड़ियां चल रही थी, जिनमें से कुछ में विदेशी बिजनेसमैन थे और कुछ में बॉडीगार्ड की टीम थी। बाणी जल्दी से वीर के पास आ गई। वीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, काम हो गया? बानी ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो वीर मन ही मन बोला, मुझे पता है कि तुम्हारा काम नहीं हुआ है, इसलिए तुम वापस मेरे पास आई हो। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे इस बात का। तुम क्यों मुझे पसंद आ गई? अगर मुझे तुमसे और रुद्र में से किसी एक को चुनना पड़ेगा तो बहुत तकलीफ होगी मुझे। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, मिस्टर रुद्रा, आपसे मिलकर खुशी हुई। रुद्र खुद उन सब का वेलकम करने आया था। उन विदेशियों के चेहरे की खुशी बतला रही थी कि रुद्र सिंगानिया से मिलना सबके बस की बात नहीं है। रुद्र ने अपने दोनों हाथों को जोड़ा और थोड़ा आगे बढ़कर बारी बारी से सबको गले लगाया। उसमें 2 महिला बिजनेसमैन भी थी। रुद्र ने उनसे हाथ मिलाया। वो दोनों रुद्र पर से अपना नजर ही नहीं हटा पा रही थी। वाओ, इट्स अमेजिंग इंडियन कल्चर। मेन गेट की सजावट को देखकर उनके मुंह से अचानक ही निकल गया। सबने एक साथ कहा। अंजना ने सबको एक एक फूल का बुके भेंट किया और सभी अंदर आए। आपकी तैयारी बहुत पसंद आए मुझे, मिस्टर जॉर्ज ने कॉन्फ्रेंस रूम को देखते हुए कहा। रुद्र ने उन्हें बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठ गया। सामने प्रोजेक्टर को ऑन करके अंजना अपना प्लान समझाने लगी। अंजना आज हरी साड़ी में थी, हरे रंग की चूड़ी, माथे पर बिंदी, गले में हरे रंग का सिंपल नेकलेस के साथ साथ झुमके और बालों में गजरे लगाए हुए थे। आज सभी लोग इंडियन लुक में ही थे। मिस्टर जॉर्ज, जिसकी उम्र 40 के आसपास होगी, वो ध्यान से अंजना को देख रहे थे। थोड़ी देर में अंजना स्टेज से उतर गई और चिराग स्टेज पर आया। उसने अपने हिस्से का प्रेजेंटेशन दिया और स्टेज से नीचे उतर गया। इसी तरह सभी बारी बारी से स्टेज पर जाते रहे और अपने अपने तरीके से प्रेजेंटेशन देकर वापस आते रहे। मिस्टर जॉर्ज रुद्र के बगल वाले सीट पर बैठे थे। उन्होंने धीरे से रुद्र के कान में कहा, इंडियन ब्यूटी इज रियली अमेजिंग, बी इट डेकोरेशन और गर्ल्स। रुद्र ने जॉर्ज को एक नजर देखा तो उसकी नजर अंजना पर थी, भले ही वो बातें रुद्र से कर रहा था। अंजना इस वक्त अपने चेयर पर बैठकर फाइल पढ़ रही थी। थोड़ी देर में ईसा स्टेज पर आई तो दूसरा क्लाइंट, जिसका नाम एंटली था, वो एक टक ईसा को देख रहा था और अब रुद्र का पारा चढ़ने लगा। उसने ईसा का प्रेजेंटेशन बीच में ही रुकवा दिया। ईसा को कुछ भी समझ नहीं आया। वो डर रही थी, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? शायद इस खड़ूस को मेरा प्रेजेंटेशन देना पसंद नहीं आ रहा। लेकिन वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप नीचे उतर आई। आखिर रुद्र वहां पर उसका बॉस था। उसके बाद विदेशी टीम भी अपनी अपनी राय रखी। मीटिंग लगभग 4 घंटे तक चली। बीरबानी के बगल में बैठा था और उसके एक तरफ एक विदेशी महिला बैठी थी, जिसका नाम जारिका था। वो वीर की पर्सनालिटी देखकर उस पर फिदा हुए जा रही थी। उसने अपना एक हाथ वीर के हाथ पर रख दिया था, लेकिन वीर मीटिंग में इतना मशगूल था कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। उसके दूसरी साइड बैठी बाणी ने ये देख लिया था और उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्यों बुरा लग रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी टीमों को वहां से ले जाया गया। अब वहां पर केवल एंटली, जॉर्ज, जारिका और मिस्टर रोनाल्डो बैठे थे। उनके साथ वीर और रुद्र भी थे। एंटली ने रुद्र से कहा, मिस्टर रुद्रा, वो लड़की कौन थी जो ग्रीन ड्रेस में थी? रुद्र उसके शब्द और नजर को अच्छे से भाप गया था। उसने धमकी भरे लहजे से कहा, शी इज माई फ्यूचर वाइफ। ये सुनते ही एंटली सकपका गया
ओह! उसने एक झूठी और फीकी सी हँसी हँसी। योर वाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल रुद्र। रुद्र ने उसे कम शब्दों में ही धमकी दे दिया था और दोबारा बोला, बिना मेरे इजाज़त के कोई भी मेरे अपनों को घूरे मुझे पसंद नहीं है। ये बात सुनते ही वहाँ पर थोड़ी देर के लिए खामोशी पसर गई। थोड़ी देर बात करने के बाद वे लोग चले गए। रुद्र गुस्से से अपने केबिन में पहुंचा और ईशा को फोन करके केबिन में बुलाया। जब ईशा वहां पहुंची तो रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर बेडरूम में चला गया। अब के बाद तुम हमेशा मास्क में रहोगी। ईशा उसे हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। रुद्र ने उसका दुपट्टा उसके गले से निकाला और शॉल की तरह ओढ़ाते हुए बोला, ये कौन सा तरीका है दुपट्टा लेने का? दुपट्टा शरीर ढकने के लिए होता है, न कि शरीर दिखाने के लिए। ये सुनकर ईशा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो रुद्र के इस हरकत से थोड़ी सी शर्मा भी गई थी, तो वो चुप ही रही। ईशा भाप रही थी कि जब से रुद्र मीटिंग में बैठा था तभी से उसका मूड थोड़ा सा अपसेट था। आज के बाद हमेशा ऐसे ही दुपट्टा लोगी तुम, समझी? ईशा ने मन ही मन रुद्र को कोसते हुए कहा, ये आदमी है या साइको? और उसने अपना सर धीरे से हाँ में हिला दिया। रुद्र ने उसके बाजुओं को छोड़ा और वहीं बेड पर बैठ गया। ईशा उसके गुस्से को समझ रही थी, क्योंकि एंटली जब से आया था तब से उसे ही घूर रहा था और ईशा ने भी ये बात अच्छे से नोटिस किया था कि एंटली उसे बार बार घूर रहा है। इसीलिए वो प्रेजेंटेशन देते समय भी कभी अपने दुपट्टे को सही कर रही थी तो कभी अपने कपड़े को। उसने मन ही मन ठान लिया था, इस एंटली को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि इंडिया की खातिरदारी अच्छे से याद रखेगा। और उसे सबक सिखाने के लिए उसने पार्टी वाला दिन चुना था। रुद्र का गुस्सा कम करने के लिए ईशा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप शांत हो जाइए। आप उस एंटली की बात कर रहे हैं ना? मैंने भी देखा था उसे। रुद्र ने अपने जेब में से एक कार्ड निकालकर ईशा को देते हुए बोला, कल की पार्टी के लिए शॉपिंग कर लेना और कुछ ढंग का लेना। मेरे पास पैसे हैं। ईशा ने कार्ड वापस रुद्र के हथेली में रख दिया। रुद्र उसे घूर कर देखने लगा। मैं वहाँ क्लाइंट बनकर जाऊंगी, आपकी वाइफ नहीं, जो आप मुझे अपने स्टेटस से मैचिंग करवाने के लिए महंगे कपड़े और महंगे ज्वेलरी खरीदने के लिए बोल रहे हैं। आज भी मैं सिर्फ 1500 का सूट पहन कर आई हूँ। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? रुद्र ने ईशा का हाथ पकड़कर अपने गोद में बिठा दिया। मुझे इन सफेदों से ना बहुत ज्यादा चिढ़ होती है, लेकिन हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी है कि यहाँ के बच्चे हर सेक्टर में अपना फ्यूचर विदेशों में ढूंढ रहे हैं, इसलिए मुझे मजबूरी में इनके साथ डील करना पड़ रहा है। ओफो, कल के बाद तो वे चले जाएंगे ना, फिर आप इतना अपसेट क्यों हो रहे हैं? कहते हुए ईशा उसके गोद से उतरने लगी तो रुद्र ने अपनी बाहों को उसके कमर में लपेटते हुए उसे जोर से पकड़ लिया। ईशा ने भी अब छुड़ाने की कोशिश नहीं की। इधर बानी भी गेट के बाहर बीर का इंतजार कर रही थी। बीर आया तो वे दोनों खाने के लिए होटल में चले गए। खाने की टेबल पर ही बीर ने बानी से पूछा, तुम्हारा मूड कैसे चेंज हो गया? सुबह तो कह रही थी कि तुम्हें रिजाइन करना है और अब इतना अच्छे से प्रेजेंटेशन देकर आई हो। कहीं कुछ और तो नहीं चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे भूख लगी है। कहते हुए बानी खाने लगी। बीर उसे देखने लगा। इधर बेडरूम में ईशा भी अपने आप को छुड़ाते हुए बोली, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने जाना है। क्या खाओगी? रुद्र ने पूछा। वही तो सोच रही हूँ, मैं घर चली जाती हूँ। अगर यहाँ का खाई तो फिर से बीमार पड़ जाऊंगी। घर जाने की जरूरत नहीं है, तुम रुको, मैं यहीं कुछ मंगवाता हूँ। कहते हुए रुद्र ने अपना मोबाइल उठाया और किसी को फोन कर दिया। बात करने के बाद रुद्र ने फोन काटा तो ईशा ने कहा, सभी लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके साथ जा रही हूँ। जब खाना आ जाएगा तो आप मुझे बता देना, नहीं तो वे सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। और वो पूजा, वो तो मुझे जीने ही नहीं देगी। उन सबको पता है मेरे और तुम्हारे रिश्ते के बारे में? रुद्र ने ईशा के चेहरे पर अपनी नजरें जमाए हुए पूछा। हाँ, मतलब नहीं, मतलब पूरी बात नहीं पता है उन्हें। उन्हें सिर्फ इतना पता है कि आप मुझे पसंद करते हैं। कहते हुए ईशा शर्माने लगी। रुद्र अपनी आंखें छोटी करके ईशा को देखने लगा। ईशा ने जब रुद्र की नजरें अपने ऊपर महसूस की तो वो वहां से जल्दी से भाग गई और रुद्र अपने फेस पर लंबी सी मुस्कुराहट लिए ईशा को जाते हुए देख रहा था। ईशा जैसे ही बाहर आई, पूजा और अर्चना ने उसे घेर लिया। क्या हो रहा था अंदर?
पूजा ने उसे छेड़ते हुए कहा और अपने कंधे ईसा के कंधों से मार दिया। देखो तो गाल कैसे टमाटर की तरह लाल हैं। अर्चना ने भी अपने कंधे पूजा के कंधे से टकराते हुए कहा। इस पर इस पर ईसा ने अर्चना के पीठ पर धीरे से मारा। चुप कर तू, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है और जब आगे बढ़ेगी तो मैं बता दूंगी। तभी वहां पर बॉडीगार्ड पूजा आ गई तो सभी चुप हो गए। ईसा ने बॉडीगार्ड पूजा से पूछा, आपको मुझसे कुछ काम है? नहीं, पूजा ने एक सरकास्टिक सा जवाब दिया। तो आप मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रही हैं? बॉस का ऑर्डर है, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूं जब तक बॉडीगार्ड का अरेंजमेंट नहीं हो जाता। इस पर अर्चना बोली, ओहो, तो अब हमारी ईसा मैडम बॉडीगार्ड के घेरे में रहेंगी। ईसा ने बात बदलते हुए कहा, अब तुम दोनों को भूख नहीं लगी है? चलो। तुम्हारा लंच बॉक्स कहाँ है? करण ने पूछा। मैं लंच बॉक्स नहीं लाई हूँ आज, ईसा ने थोड़ा सा उदास होते हुए कहा। तो तू आज कैंटीन में खाना खाएगी? तुझे इन्फेक्शन होता है ना बाहर के खाने से? करण ने फिर से पूछा। हाँ, मैं खाऊंगी नहीं, सिर्फ वहीं बैठूंगी, तुम लोग खा लेना। बॉस ने खाना मंगवाया है, पता नहीं कब आएगा। जब तक खाना नहीं आ जाता मैं वहीं बैठी रहूंगी। जब तू नहीं खाएगी तो हम खाकर क्या करेंगे? चल बैठकर बातें करते हैं जब तक तुम्हारा खाना आ जाता है। और अभी तो कोई काम भी नहीं है, जब तुम्हारा खाना आएगा तो हम सब लोग साथ में खा लेंगे। पूजा की बात सबको पसंद आई और गार्डन में सब पेड़ के नीचे नरम नरम हरी घास पर बैठकर बातें करने लगे। बॉडीगार्ड पूजा वहीं खड़ी थी तो ईसा ने कहा, आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए ना। मुझे यहाँ किसी से कोई खतरा नहीं है, आपको इतना फॉर्मल बनने की जरूरत नहीं है। आप भी हमारी दोस्त जैसी हैं। इट्स ओके मैम, ठीक है, पूजा ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा। क्या ठीक है? मैं कह रही हूँ ना आकर बैठिए, तो मतलब बैठिए। वो भी वहीं बैठ गई। ईसा ने सबको बताते हुए कहा, तुम सबको पता है इनका नाम भी पूजा ही है। हमें पता है मैडम। ईशा, शायद तुम भूल रही हो, हम तुझसे पहले से यहाँ काम करते हैं। करण और पूजा ने एक साथ कहा। ईसा ने अपना सर खुजाते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। और फिर सब मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर हंसी मजाक करने के बाद वहां पर वसीम आ गया। उसके हाथ में एक थैला था और उसने वो थैला ईसा की तरफ बढ़ा दिया। ईसा ने शुक्रिया कहा और वसीम से थैला ले लिया। अर्चना अपने होठों पर जीभ फिराते हुए बोली, क्या आया है? खोलकर दिखाओ जरा। अब ये खाना तो हम खाने से रहे, देख कर ही सब्र कर लेते हैं। चलो कम से कम देखने तो मिलेगा ना, अमीरों के घर का खाना होता कैसा है। जब ईसा ने लंच बॉक्स निकाला तो वो बहुत बड़ा था। ईसा ने अपना माथा पीटते हुए कहा, हे माता रानी, एक अकेली नन्ही सी जान इतना सारा खाना कैसे खा पाएगी? तभी करण बोला, इस नन्ही सी जान के नन्हे नन्हे परे और परिया भी तो है, हम सबको भी थोड़ा थोड़ा दे दो, तुम्हारा भी भला हो जाएगा और हमारा भी पेट भर जाएगा। ईसा ने जब सभी डब्बों को खोला तो देखकर हैरान रह गई। उसमें काफी सारा खाना था। ये देखकर बॉडीगार्ड पूजा वहां से खड़ी होने लगी तो अर्चना ने उसे रोक दिया। आप कहाँ जा रही हैं? आप नहीं खाएंगी? नहीं, आप लोग खाएं। पूजा ने अपने दोनों हाथों को पीछे किया और खड़ी हो गई। इस पर करण बोला, अभी भी तो ईसा बोली कि आप हमारे दोस्त की तरह हैं, तो आप भी हमारे साथ खाइए। कहते हुए करण ने एक डब्बा पूजा बॉडीगार्ड की तरफ बढ़ा दिया। भूख तो पूजा को लगी थी, इसलिए उसने दोबारा मना नहीं किया। पता नहीं ये लोग फिर से तिवारा कहेंगे भी या नहीं। इधर बानी और बीन खाना खाकर बाहर निकले ही थे कि बीर ने बानी का हाथ पकड़कर कहा, बानी, अगर तुम किसी परेशानी में हो तो मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। बानी बीर की आंखों में कुछ देर तक देखती रही, फिर बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई बात होगी और मुझे लगेगा कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ तो मैं आपको बता दूंगी। ये सुनकर बीर को थोड़ी सी राहत महसूस हुई। बीर ने गाड़ी का अगला दरवाजा न खोलते हुए पीछे वाला गेट खोला तो बानी उसको देखने लगी। बीर अंदर जाते हुए बोला, कम ऑन बानी। बानी बिना किसी रिएक्शन के अंदर चली गई। अंदर आते ही बीर ने दरवाजा बंद किया और बानी को बिना संभलने का मौका दिए अपने पास खींच लिया। उसने बड़े ही प्यार से बानी के सर के पीछे अपना हाथ किया और किस करने लगा। अब बानी को इसकी आदत हो गई थी। बीर को जब भी मन करता वो कभी भी कहीं भी उसे किस करने लगता था
और बानी भी उसे नहीं रोकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि इसे रोकने का कोई फायदा नहीं होगा। वीर बड़े ही सॉफ्ट तरीके से किस कर रहा था। आज उसके किस में किसी भी तरह का हर्ट नहीं था, जो बानी को बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने अपने दोनों हाथ वीर के कंधों पर जमा दिए थे। थोड़ी देर के किस के बाद जब बानी उसे रोकना चाही, तो वीर और भी वाइल्ड होने लगा और उसकी डिजायर बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे बानी के गर्दन से किस करते हुए नीचे उतरने लगा, लेकिन बानी के कॉलर के पास वाला बटन बंद था, तो वो अच्छे से बानी के गंदर को चूम नहीं पा रहा था। उसने अपने दाहिने साइड के गेट पर लगे एक हैंडल को घुमाया और पीछे वाला सीट एक बेड में बदल गया। उसने बानी को सीट पर लेटा दिया और उसके ऊपर आ गया। उसने उसके कॉलर के पास वाले 2 बटन खोले। कार में बिल्कुल खामोशी पसरी हुई थी। बस दोनों के सांसें की तेज तेज आवाज कार में भर रही थी। वीर ने जब तीसरा बटन खोलना चाहा, तो बानी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वीर ने उसे क्वेश्चन नजरों से देखा। बानी भी उसे ही देख रही थी। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, बानी ने अपनी नजरें झुका ली। क्या हुआ? वीर गहरी सांस लेते हुए पूछा। इस समय दोनों के धड़कनों की रफ्तार बढ़ी हुई थी। अब नहीं, बानी उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए बोली, लेकिन वीर थोड़ा भी पीछे नहीं हुआ। तुम मुझे मना कर रही हो? वीर ने बानी को कमर से पकड़ते हुए कहा। नहीं, हम अभी रूम में नहीं है ना, तो यहाँ ये सब ठीक नहीं है। हमें कोई देख लेगा। यहाँ हमें कोई नहीं देखेगा। फिर भी मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरा मन नहीं है। वीर बानी के चेहरे को एकटक देख रहा था। मैं ज्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस किस करूँगा, कहते हुए वीर बानी को बिना कुछ बोलने का मौका दिए दोबारा किस करने लगा। अब बानी उसे रोक नहीं रही थी। लगभग 15-20 मिनट तक बेतहाशा चूमने के बाद उसने बानी को छोड़ा। बानी का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। लगातार इतने समय तक किस करते रहने से अब बानी की फीलिंग भी जाग चुकी थी और वो वीर से दूर होना नहीं चाहती थी। ये बानी के लिए बिल्कुल नया एहसास था, क्योंकि आज वीर ने उसे एक बार भी हर्ट नहीं किया था। वो बड़े ही प्यार से उसे प्यार कर रहा था। जब वीर अपने सीट पर बैठ गया, तो बानी खुद से आगे बढ़कर उसे वहीं सीट बने बेड पर लेटा दिया और खुद उसके ऊपर आकर किस करने लगी। वीर अपनी आंखें बंद कर बानी के इस एक्शन से हैरान हो जाता है। आज से पहले भी वह लगभग हर रात बानी के साथ सोया था, लेकिन बानी कुछ नहीं करती थी। जो करता था वीर ही करता था। आज वो खुद से आगे बढ़ी थी। इससे वीर बहुत खुश था। लगभग आधे घंटे बाद एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले दोनों थक कर कार में ही सो गए थे। कल पार्टी थी, तो सबको पार्टी का बेसब्री से इंतजार था और विदेशी क्लाइंट के साथ आज सभी एम्प्लॉय की पहली बार पार्टी हो रही थी, तो सबको शॉपिंग करने के लिए जाना था। खाना खाने के तुरंत बाद ही सभी शॉपिंग के लिए निकल गए। ईसा भी बाहर आई तो पूजा ने कहा, मैम आपके लिए गाड़ी है। बॉस का ऑर्डर है, आप गाड़ी से ही मॉल जाएंगी। ईसा समझ गई कि नखरे दिखाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ जाना चाहती थी। पूजा की ये बात सुनकर उसका चेहरा लटक गया। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तुम सब भी गाड़ी में आओ ना, बहुत मजा आएगा। ईसा ने अपने दोस्तों को ऑफर दिया। नहीं, तुम जाओ, हम टैक्सी से आ जाएंगे, करण ने कहा। जिनके पास बाइक है वो बाइक से जाएंगे। सबको डर था कि कहीं गाड़ी में बैठने के बाद बॉस से डांट न खानी पड़े। बॉडीगार्ड पूजा ने दरवाजा खोला तो ईसा बैठ गई और पूजा भी उसके बगल में बैठ गई। रास्ते में ईसा ने प्रथा को फोन लगाया। ईसा को पता नहीं था कि प्रथा को गोली लगी है। फोन उठाते ही ईसा चहकने लगी। हाय मेरी जान, कैसी है? ईसा की ऐसी खनक भरी आवाज सुनकर प्रथा के चेहरे पर स्माइल आ गई। ईसा? प्रथा अभी इतना ही बोली थी कि ईसा शुरू हो गई। तू जहाँ कहीं भी है, जल्दी से फैशन मॉल आ जा, हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। प्रथा ने लाचारी से अपने पैर को देखा। नहीं यार, मेरा पैर मुड़ गया है, तुम जाओ। अरे, पैर कैसे मुड़वा लिया? ईसा ने पूछा। अब मेरा पैर मुड़वाने का ठेका तुम्हारे ऊपर चला गया का? 5-6 दिन से तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक बार भी नहीं गिरी हूँ। नहीं, बस ऐसे ही, तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं लेना है।
प्रथा बुझी सी आवाज में बोली। ईसा उसकी आवाज में उदासी को भांप गई। क्या हुआ है प्रथा? तुम मुझसे कुछ छुपा रही है? नहीं मेरी जान, मैं तुझसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ, प्रथा ने उसी तरह कहा। तो शॉपिंग करके आ, हम साथ में कभी और चलेंगे। ईसा ने जोर देते हुए पूछा। तू नहीं बताएगी? तू उदास क्यों है? यार मुझे घर पे बैठना अच्छा नहीं लगता है, तुझे पता है ना, और डॉक्टर ने रेस्ट करने को बोला है। मैं बोर हो रही हूँ। ओके, मैं शॉपिंग के बाद तेरे घर आ जाऊंगी और आज रात तुम्हारे घर ही रुकूंगी, फिर हम साथ में खूब मस्ती करेंगे। नहीं, मैं घर पर नहीं हूँ, प्रथा ने जल्दी से कहा। तो कहाँ है तू? ईसा ने पूछा। मैं तुझे नहीं बता सकती। पक्का? तो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? ईसा ने फिर से पूछा। बताओ क्या बात है। मैं मिलकर बताती हूँ ना तुझे। अभी फोन रखो, मुझे कुछ काम है, कहते हुए प्रथा ने बिना ईसा का बात सुने ही फोन काट दिया। ठीक है। अब ईसा का मन और भी उदास हो गया था। उसने कहाँ सोचा था कि आज खूब मस्ती करेगी, लेकिन सब खत्म हो गया। वह पूजा के साथ ही गाड़ी में मन मारकर बैठी रही और बाहर देखती रही। मॉल पहुंचकर सबने खरीदारी की, अपनी अपनी पसंद के ड्रेस, ज्वेलरी, फुटवेयर और भी बहुत कुछ। ईसा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ले, इसलिए वो साड़ी वाले स्टोर में घुस गई। असल बात ये थी कि ये मॉल महंगा था और ईसा को पहले से पता नहीं था। पूजा बेचारी तो अपने बॉस के ऑर्डर फॉलो कर रही थी। ईसा को फैशन मॉल में ही जाना है, लेकिन ईसा वहाँ के कपड़ों और ज्वेलरी के दाम देखकर ही मन मार लेती थी। पूजा ये बात काफी नोटिस कर रही थी। ईसा सिर्फ सामानों के प्राइस देख रही है, कुछ भी ले नहीं रही है। तो उसने कहा, मैम आप प्राइस क्यों देख रही हैं? ये बॉस का ही मॉल है, आपको पैसे नहीं देने हैं, सिर्फ सामान लेने हैं। नहीं पूजा, ये बहुत महंगे हैं। यहाँ तो 10,000 से नीचे का एक भी ड्रेस ही नहीं है और मैं ये अफोर्ड नहीं करती। तुम मुझे कहीं और ले चलो। लेकिन मैम आपको पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है, बॉस ने कहा है कि। बस मैंने कहा ना, मुझे यहाँ से कुछ नहीं लेना है, मेरे पास पैसे हैं और मैं अपने सैलरी से लेना चाहती हूँ। अब पूजा दोनों के बीच में फंस गई थी और उसने मन ही मन कहा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ ना एक दिन हमारी और वसीम सर दोनों की जान ले लेंगे। वसीम सर सही कहते हैं। और फिर वो ईसा को लेकर मॉल से बाहर आ गई। उसने ईसा को गाड़ी में बैठाया और खुद बाहर आकर रुद्र को फोन लगाने लगी। पहली कॉल में ही रुद्र ने फोन उठा लिया। बॉस, मैम ने इस मॉल से कुछ नहीं लिया, वो कह रही हैं बहुत महंगा है और वो अपने पैसे से ही खरीदेंगी। इतना सुनने के बाद रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और पीछे चेयर पर टिक कर बैठ गया। वो जहाँ चाह रही है उसे वहाँ लेकर जाओ। ओके बॉस। शाम हो चुकी थी और पूजा ईसा को लेकर वापस रूम मेंशन आ गई थी। प्रथा घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी। अब काम करने वाली आंटी का भी जाने का टाइम हो गया था, लेकिन रोनी ने उन्हें सख्ती से कहा था, जब तक मैं ना आ जाऊं आप कहीं मत जाइएगा। इसीलिए वो बेचारी प्रथा के पास बैठी उससे बातें कर रही थी और रोनी के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में दरवाजा खुला तो वो वहाँ से उठकर चली गई। फिर प्रथा के पास वापस आई। उन्होंने प्रथा को कॉफी दी और बोली, अच्छा मैडम मैं चलती हूँ। प्रथा ने उन्हें रोकते हुए पूछा, अभी मिस्टर रोनी नहीं आए हैं? सर तो आ गए हैं, अपने कमरे में हैं। ओके, कहते हुए प्रथा बाहर दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसे उम्मीद थी कि रोनी आए, लेकिन वो नहीं आया। रात के 9 बज गए। प्रथा को नींद नहीं आ रही थी, हालांकि उसने दवा भी ले ली थी। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने रोनी को फोन कर दिया। रोनी फोन उठाते हुए बालकनी में आया और वो मन ही मन सोच रहा था, आदि बॉस सही तो कह रहे थे, मेरे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। फिर मैं प्रथा के मन में अपने लिए कोई फीलिंग नहीं जगा सकता। शायद मैं उनके साथ पूरी लाइफ न रह पाऊँ। और ये बात भी तो ठीक ही है ना कि रुद्र सर के ऊपर चलने वाली गोलियां पहले मेरे ऊपर चलेंगी। ये सारी बातें सोचते हुए रोनी ने फोन उठा लिया। आप क्या कर रहे हैं? कमरे में आइए ना, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बात करनी है। रोनी ने थोड़ा सा अपने आवाज को रूखा बनाया। मैडम जी, नींद तो तब आएगी ना जब आप कोई काम करेंगी। थकान तो हुई नहीं है पूरे दिन, लेकिन मुझे बहुत थकान हुई है, तो मैं सोने जा रहा हूँ। और नींद नहीं आ रही है तो कोई बुक पढ़ लीजिए ना, मैं कोई नींद की टैबलेट थोड़ी हूँ जो आपको सुला दूंगा।
इतना कहने के साथ ही रोनी ने फोन काट दिया और प्रथा अपने फोन को देखने लगी। इन्हें क्या हो गया? ऐसे क्यों बात की इन्होंने मुझसे? और उसे मन ही मन गुस्सा आने लगा। देखो तो, खुद से ही मुझे लेकर अपने घर आए थे। मैंने कहा नहीं था कि मुझे अपने घर ले चलो, और अब कितने रुखेपन से बात कर रहे हैं मुझसे। मेरी किस्मत ही ऐसी है। एक वो आदि, वो भी कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं करता। रजनीश, उसे तो ईसा ही अपनी दी लगती है। और मॉम, उन्हें अपने आदि बेटे के अलावा किसी की बात सही लगती ही नहीं है। कहते हुए प्रथा उदास हो गई, क्योंकि उसे कहीं न कहीं इस बात का एहसास हो रहा था कि शायद उसके घर में कोई उसे प्यार नहीं करता। तभी उसके फोन बजने लगे। उस पर ईसा का नंबर देखकर उसके उदास चेहरे पर खुशी आ गई। ईसा, ईसा ने वीडियो कॉल किया था। देख, मैं ये खरीद कर लाई हूँ, कहते हुए ईसा अपनी सारी शॉपिंग उसे दिखाने लगी। उसने मोबाइल को सेट करके टेबल पर रखा और अपने एक एक शॉपिंग की हुई सामान उसे दिखाया। प्रथा को बहुत ही अच्छा लग रहा था ईसा से बात करके। हालांकि ईशा ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसने जो भी खरीदा था वो प्रथा को दिखाई। ऐसे ही बात करते करते दोनों सहेलियां सो गई। अगली सुबह जब ईशा जगी तो वो घूमते हुए अपने बालकनी में आई। उसके बालकनी से जिम रूम साफ दिखाई दे रहा था, जो कि ओपन साइड में बना था। वहाँ पर सारंग अपने एक्सरसाइज कर रहा था और उससे कुछ दूरी पर ईशा खड़ी उससे बातें कर रही थी। उन दोनों की बातें तो ईशा को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसे इतना समझ आ रहा था कि दिशा सारंग को बहुत ही ध्यान से देख रही है। और फिर वो मन ही मन सोचने लगी, अगर दिशा जिया की मम्मी है तो जिया के पापा कौन है? वो नहीं आए हैं इनके साथ। लेकिन जिया तो सिंदूर भी नहीं लगाती, ना तो सिंदूर लगाती है, ना ही मंगलसूत्र पहनती है। क्या इसके पति की डेथ हो गई है? ईसा अब ये सब सोच ही रही थी कि उसके कमरे में रुद्र आया। क्या हो रहा है? रुद्र जिम रूम से सीधे ईसा के कमरे में आ गया था। वो इस वक्त पूरी तरह से पसीने से नहाया हुआ था और उसके बॉडी का टी शर्ट उसके बॉडी में चिपक गया था। ईसा पलटकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र के हाथों में 2 कॉफी के जग थे। उसने एक जग ईसा को दिया और एक जग खुद लेकर पीने लगा। जब रुद्र को इस बात का एहसास हुआ कि ईसा सारंग को देख रही थी तो उसे बहुत ही बुरा लगा। तुम सारंग को देख रही थी? उसने सपाट लहजे में पूछ लिया। नहीं, मैं सारंग को नहीं देख रही थी। वहाँ अभी थोड़ी देर पहले दिशा थी, तो वो दोनों बात कर रहे थे, तो बस मैं उन दोनों को ही देख रही थी। रुद्र ने नजरें घुमाई, लेकिन वहाँ पर अब दिशा नहीं थी। एक बात पूछूं आपसे? ईसा ने कॉफी का सिप लेते हुए पूछा। पूछो, बताएंगे ना? अब ये तो तुम्हारे सवाल पर डिपेंड करता है कि तुझे बताना है या नहीं बताना है। दिशा के हस्बैंड नहीं आए उसके साथ? यह सुनते ही रुद्र का चेहरा कठोर हो गया। तुम्हें इन सब के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। जब समय आएगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। जिया के पापा, कहा ना शांत रहो। तो ईसा चुप हो गई और वो अपना कॉफी पीने लगी। लेकिन ज्यादा देर तक उससे चुप रहा नहीं गया, तो उसने फिर से पूछा। दिशा न तो सिंदूर लगाती है और न ही मंगलसूत्र पहनती है, तो बस मैं इसीलिए पूछ रही थी। उसके हस्बैंड नहीं है, वो शादीशुदा नहीं है, रुद्र ने कहा और वापस से अपनी कॉफी पीने लगा। रुद्र की बात सुनकर ईसा की कॉफी उसके मुंह में जम गई। व्हाट? तो जिया उसकी बेटी नहीं है? वो जिया की माँ नहीं है? है। ये बहुत लंबी कहानी है, कभी बाद में सुनाऊंगा। चलो फिलहाल फ्रेश हो जाओ। अब ईशा के मन की उत्सुकता बढ़ गई थी। आप जाइए, मैं भी रेडी होकर आती हूँ, कहते हुए ईशा कमरे में आ गई। रुद्र ने ईशा का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें नहीं लग रहा तुम कुछ बोल रही हो? क्या? ईशा ने रुद्र को देखते हुए पूछा। मॉर्निंग किस? ये सुनते ही ईशा का गाल शर्म से लाल हो गया। अजीब ही भी बंदा है, देखने से तो कितने सीधे साधे लगते हैं। कौन कहेगा मेरे साथ अकेले में ये कैसी कैसी बातें करते हैं मेरे साथ। ईशा भी सोच ही रही थी कि रुद्र उसके एकदम से करीब आ गया और ईशा हड़बड़ाकर पीछे हटने लगी। तभी रुद्र ने उसे कमर से पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया। ऐसा भी मैंने कुछ नहीं मांग लिया जो तुम इतना सोच रही हो, और वैसे भी तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, तो मॉर्निंग किस तो बनता ही है ना। ईशा अपने आप को छुड़ाने लगी। नहीं, जब तक शादी नहीं हो जाती मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अच्छा, उस दिन बाथरूम में तो तुमने मुझे नहीं रोका था? ये सुनते ही ईशा की नजरें जमीन में गड़ गई और रुद्र उसके लाल हुए गाल को बड़ी ध्यान से देख रहा था। लगता है तुम्हें यहाँ से जाने का मन नहीं है,
क्योंकि जब तक तुम मुझे मॉर्निंग किस नहीं दोगी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कहते हुए रुद्र ने अपने बाहों का कसाव बढ़ा दिया और ईसा उसके सीने में सिमट गई। पहले आंखें बंद कीजिए। इतनी जल्दी है मेरी बाहों से निकलने की? कहते हुए रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और ईशा ने उसके गाल पर एक किस कर दिया। ये करते हुए ईशा शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी और वो अपने आप को रुद्र की बाहों से छुड़ाने लगी। जब ईशा को स्ट्रगल करते देख रुद्र ने भी उसे छोड़ दिया और वो वहां से दौड़कर भाग गई। उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। वो सीधे बाथरूम में जाकर रुकी और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को जोर जोर से लंबी लंबी सांस लेकर शांत करने लगी। हे भगवान, ये क्या किया मैंने? इससे तो इस डेविल के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। क्या जरूरत थी तुझे किस करने की ईसा? तू मना भी तो कर सकती थी। लेकिन नहीं, तुझे तो मना करना ही नहीं था। ईसा खुद से खुद को कोस रही थी और रुद्र मुस्कुराता हुआ उसके कमरे से बाहर आ गया।